अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर आतिफ अशरफ। दुनिया की तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहाँ ज़ालिम, जाबर और आमराना हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो तबका उठा है वो स्टूडेंट्स ही थे। ये वो तबका है जो पढ़ा लिखा होता है, शऊर रखता है, बातों को समझता है और फिर जब वो अपने हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी देखता है, झेलता है, जब उसे नौकरी नहीं मिलती, जब वो मेरिट की खिलाफ वर्जी देखता है, तब वो तड़पता है और वो एक्शन लेता है, रोड्स पे आता है। यही कुछ बांग्लादेश में हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं किन किन ऐसे मुल्कों के अंदर जहां पे तलबा ने रेवोल्यूशन लेके आए और उन्होंने जुल्म का निज़ाम उखाड़ के बाहर फेंका और अपने राइट्स लेने के लिए, अपने हकूक़ लेने के लिए रियासत को मजबूर किया कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। 1968 फ्रांस में सबसे ज़्यादा जहाँ पे एक सिविलियन डिक्टेटर डी गॉल की हुकूमत थी, वो ओवरथ्रो की तलबा ने। उसके बाद 1979 में हम ईरान की रेवोल्यूशन देखते हैं जिसमें इसके पीछे बहुत बड़ी फोर्स तलबा थे जिन्होंने शाह रज़ा शाह पहलवी का तख्ता उल्टा और ईरान का इनकलाब हमारे सामने आया। फिर 1989 में वेलवेट रेवोल्यूशन, चीकोस्लोवाकिया कम्युनिस्ट रूल ख़त्म किया गया था, उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आई। फिर 2007 में सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, ये बर्मा में जो जिसका नया नाम म्यांमार है, वहाँ की जो मिलिट्री जनता थी उसके ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन आया और वहाँ पे फिर आज हम देखते हैं वहाँ पे हुकूमत चल रही है, एक डेमोक्रेसी चल रही है। उसके बाद फिर अरब स्प्रिंग हम देखते हैं, रिसेंट पास्ट की बात है, 2010 से 12 के दरमियान हमने देखा जहाँ पे तुनिस में, मिस्र में, लीबिया में जो सिविलियन डिक्टेटर्स थे, कर्नल कज़ाफ़ी था, इनको उड़ा के बाहर फेंका। पीछे कौन थे? तालिब इल्म थे। इसी तरह हांगकांग में जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे उसके पीछे जो थे वो स्टूडेंट्स थे। 1980 की दहाई में साउथ कोरिया के अंदर जो मिलिट्री हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी थी वो तलबा की आवाज़ थी और आज उसी इनकलाब के पेश नज़र साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी पनप रही है। अब बांग्लादेश में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बन रही है। वहाँ पे तलबा ने जिस तरीके से इस हसीना वाजिद की अवामी लीग की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया और अब वहाँ पे प्योरली तलबा का रूल नज़र आ रहा है। यानी कि बाकी दुनिया की एग्जांपल्स में तलबा ने रेवोल्यूशन को लेड किया, उसकी क़यादत की, तलबा बाहर आए, रोड्स पे आए, उसके बाद कोई नया सेटअप बना, उसके बाद एक पटरी पे गवर्नेंस चढ़ गई, हुकूमत चढ़ गई। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत चल रही है। ये ना तो जमहूरियत है ना डिक्टेटरशिप है, ये तलबा की हुकूमत है। अब तलबा ही चीफ जस्टिस हैं, तलबा ही वहाँ के पुलिस है, तलबा ही वहाँ की गवर्नमेंट है, तलबा ने ही कंट्रोल संभाला हुआ, वही उनकी बुरी गवर्नमेंट में शामिल हैं। हर बात तलबा की मानी जा रही है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश की इस्तीफ़ा दे चुके हैं, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वहाँ का गवर्नर स्टेट बैंक मुस्ताफ़ी हो चुका है। ये सब कुछ किस तरह हो रहा है? तरीका वारदात क्या है? तलबा ने जिस तरह वो समझते हैं कि जिन जिन इदारों के जिन जिन ओहदेदारों ने हसीना वाजिद के दौर में अवाम के हकूक़ को गज़ब किया, उनकी पामाली की, उनको चुन चुन के वो बाहर निकाल लें। उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, उसमें 51 जर्नलिस्ट को उन्होंने नोटिस दिया है। इसके अलावा जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म अपनी थी शेख हसीना वाजिद, उसको फ़रार होने पर मजबूर किया गया। अब तलबा करते क्या हैं? वो एक कॉल देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, भाई तुम्हारे पास आधा घंटा है, 1 दिन है, 2 दिन है, इस्तीफ़ा दो, अदरवाइज़ हम तुम्हारे घर का घेराव करेंगे, तुम्हारी रहाइशगाह को घेरे में ले लेंगे। तो इस आड़ में अब तलबा के हाथ में मुकम्मल कंट्रोल है और बांग्लादेश की पूरी जो मशीनरी है वो एक हिसाब से एक बांग्लादेश के तलबा के हाथों में आ चुकी है। अब ये ऐसी नौबत क्यों आई? शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे क्यों टूटे? ये जो अब जो बुरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो नोबल इनाम याफ्ता हैं, उनकी बुरी हुकूमत जिसमें तलबा भी शामिल हैं, वो मुल्क को कहाँ पे लेके जाएगी? पुलिस का रोल क्या है? पुलिस अब सड़कों से गायब है, सड़कों पे स्टूडेंट्स हैं, पुलिस खौफज़दा है, सरकारी मुलाजमीन खौफज़दा हैं। ये अजीबो गरीब किस्म की गवर्नमेंट जो बनी हुई है, अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगी? क्या ये गवर्नमेंट मसला हल करेगी या मज़ीद एजिटेशन बढ़ेगी? अब लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि शेख हसीना वाजिद के जो बेटे हैं उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, वो मुल्क से वैसे ही फ़रार हो गई थी। और जब मुल्क से फ़रार हुई हैं तो उसके बाद इसका मतलब यह है बेशक कि उनकी पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है, नई गवर्नमेंट बन चुकी है, लेकिन शेख हसीना वाजिद वापस आके अपने ओहदे को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये एक उनका एक जैसे दवा, एक बहाना है। शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो है वो जहाँ पे एक तबका, एक
बड़ा तबका तलबा का एहतजाज कर रहा है। वहाँ उनके जो हामी लोग हैं वो उनके हक़ में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एक फ़ौजी गाड़ी को जला दिया गया है और उनका एक ही मुतालबा है कि शेख हसीना वाजिद को बाइज़्ज़त तरीके से वापस लाया जाए। तो अब ये सूरत हाल जो है, कोई मुल्क जो है मगरबी मुल्क, वो शेख हसीना वाजिद को उनके इसी जबर की वजह से, इसी अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको दबाने की के जुर्म की वजह से वो कोई भी सियासी पनाह देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह जो वो अभी भारत में पनाह ले रही हैं और भारत से कहाँ जाएंगी अभी कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन बहुत कोशिश है, उनके बेटे भी कह रहे थे कि चूँकि अपोजिशन वहाँ की कह चुकी है, जो उनकी खालदा ज़िया एक रहनुमा रही हैं, ज़ेर-ए-ताब रही हैं शेख हसीना वाजिद की, वो भी कह चुकी हैं कि मैं कोई सियासी इंतकाम नहीं लूँगी। तो अब इनको एक उम्मीद की किरण निकली है कि अगर शेख हसीना वाजिद कुछ देर बाद वापस अगर आ जाती हैं बांग्लादेश में तो उनको शायद मुआफ़ कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले हमें जो मिसाल मिलती है श्रीलंका में, वहाँ पे जो 2022 में राजापक्से को फ़रार होना पड़ा अपने ख़ानदान के 22 अफराद के साथ, जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था। उसके बाद एक लोग सड़कों पे आ गए थे, एक ओवरथ्रो की राजापक्से की गवर्नमेंट को, उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी। अब वही श्रीलंका की 2 साल बाद वही मॉडल बांग्लादेश में आ गया है और बांग्लादेश में तलबा फुली कंट्रोल में है और उन्होंने हुकूमत साजी सारी अपने पास संभाली हुई है। पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस्तीफ़ा दे चुके हैं, फ़ौज एक साइड पे हो चुकी है, उन्होंने फ़ौजी हुकूमत में मानने से इनकार कर दिया। उनके जो अपने वज़ीर-ए-आज़म हैं डॉक्टर यूनुस, वो जो नोबेल प्राइज़ विनर है, वो ख़ुद एक माइक्रो फाइनेंस बैंक के एक पायनियर थे और उसी मॉडल की वजह से वो दुनिया भर में उन्होंने शोहरत पाई। अब देखना ये है कि जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश की ख़वातीन को माइक्रो फाइनेंस करके क्रेडिट दे के एक गुर्बत से निकाला, वो बांग्लादेश को इस मुकाम पे, जहाँ पे वो बांग्लादेश एक सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद एक मुल्क है दुनिया का, तो उसमें किस तरीके से अपनी आवाम को इस तमाम क्राइसिस से निकालते हैं, सियासी क्राइसिस से निकालते हैं। और अल्टीमेटली जो तलबा ने जो सूरत हाल अभी हम नज़र आ रही है बांग्लादेश की, वो अभी बहुत ही अनसर्टेन है। एक तरफ शेख हसीना वाजिद वापस आने की बात कर रही हैं, उनके हक़ में एहतजाज हो रहे हैं, दूसरी तरफ तलबा उनके मुखालिफिन को चुन चुन के मार रहे हैं। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए हैं और अल्टीमेटली एक खिचड़ी पक गई है। अब सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। तलबा फ़िलहाल पावर में है। इससे हमें सबक ये मिलता है कि ये पावर बहुत एक यूँ समझ लें जो ताकत का नशा है, ये ताकत बड़ी अजीब चीज़ है। जिसको मिलती है फिर ताकत का जो इस्तेमाल है वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी रुख इख्तियार कर सकता है, वहाँ पे लाशें गिर सकती। कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या जिस तरह तलबा की रेवोल्यूशंस हुए, इनकलाब आए दुनिया में, तलबा ने अपने हकूक़ लिए, क्या पाकिस्तान में कोई मुमासलत बनती है बांग्लादेश के साथ? क्या पाकिस्तान के तलबा में ये इतनी पोटेंशियल है कि वो इस तरह के एहतजाज को लीड कर सकें और क्या इस तरह के वो रेवोल्यूशन के लिए एक माहौल पैदा कर सकें? तो इसके लिए बड़ी सबसे जो अहम बात है उसकी हिस्ट्री हमें एक सबक देती है, वो ये देती है बंगाल की रियासत ने ही 1938 में हुकूमत बनाई मुस्लिम लीग की। बंगाल के अंदर ही बंगाल की रियासत में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने के बाद 3 साल बाद 1940 में करार पाकिस्तान पास हुई थी। तो ये जो बंगाली लोग हैं ये बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने 300 लोगों ने गोलियां खाई हैं रोड्स के ऊपर आके, उसके बाद उन्हें ये ओहदा मिला है, उसके बाद उन्हें ये सारी क़यादत उनके हाथ में आई है। तो ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो हमने एहतजाज देखे हैं वो इस लेवल पे कभी गए ही नहीं हैं। तो लिहाजा ये कंपैरिजन करना एक बहुत ही एक गैर हकीकत पसंदाना होगा। लेकिन एक तलबा के अंदर जो ओवरऑल एक जो दुनिया की हमें तारीख़ ये बताती है कि रेवोल्यूशन नौजवान ही लेके आते हैं। अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने में जो तबका सबसे ज़्यादा पेश होता है वो तालिब इल्म होते हैं।